हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while Q alone can complete the same piece of work in 15 days. To complete the work in 4 days, R is hired by P and Q. How many days does R take to complete the work alone? क्वेश्चन देखना भाई, मजा आ जाएगा आपको। कह रहा है पी अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उनको आर की मन्नत करनी पड़ती है और वो मिन्नत करने के बाद में आर आता है, उस काम को 4 दिन में करवा देता है। लेकिन अगर यही काम आर को अकेले को करना पड़ जाए तो कितने दिन में करेगा, बस ये चीज हमसे पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, देखो पी कितने दिन में कर रहा है, 10 days में, और क्यू कितने दिन में कर रहा है, आपने कहा सर ये कर रहा है 15 days में। और अगर तीनों मिलकर पी क्यू और आर तीनों मिलकर करना चाह रहे हैं 4 दिन में, हमने क्या किया भाई, इनका काम देखा भाई, काम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं ये, या ओनली सिर्फ माहौल ही बनाया जा रहा है। पता चला कि 60 टेबल बना रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पूछा भाई तू दिन की कितनी बनाते हैं, कि भाई 6। तुम कितनी बनाते हो भाई, ये कह रहा है मैं 4। तुम कितने बनाते हो, तो इसने तो हद ही पार कर दी, तीनों ने कितने बना रहे भाई, 15 बना रहे। तब पता चला कि आर का काम क्या है। ठीक है, ये बना रहा है 6, ये बना रहा है आपका 4, तो आर कितनी बनाता है, 5। जब हमने काम पूरा का पूरा आर को दे दिया, तो जिसका टाइम निकालना तो एफिशिएंसी भी उसी की होगी, है ना। तो 12 days मेरा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सिंपल और आसान क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया। आपसे कहता है फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, व्हीट एंड सूजी सोल्ड बाय फोर्स ऑफ 1 2 3 4 ऑन 1 September 2021। कह रहा है कि भाई आपके सामने एक बार ग्राफ है, इसके अंदर शोफ 1 2 3 4 4 शोफ है, उसके अंदर शुगर, सूजी और व्हीट आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको व्हाइट वाला जो पहला जो दिख रहा है वो शुगर का, सेकंड आपको ब्लैक सूजी का, और जो ब्लड थोड़ा सा ब्लड आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, वो आपका व्हीट है। ठीक है, यानी गेहूं। अब आपसे बोल रहा है कि भाई बताइए द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड बाय शॉप 1 शॉप 3 एंड शॉप 4 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल शुगर सोल्ड बाय ऑल 4 शॉप। कह रहा है क्वेश्चन में, वैसे कह तो कुछ नहीं रहा, कह रहा है दुकान 1 3 और 4, 1 3 4 में गेहूं की मात्रा, 1 3 4 में गेहूं की मात्रा, तो गेहूं तो लास्ट वाला है, ये कितना है भाई, ये कह रहा है 1 3 4 में गेहूं की मात्रा, तो वेट कितना हो जाएगा। हमने कहा सर ये हमारे पास में कितना बन रहा है, 16.5 प्लस 24 और प्लस 19.5, और नीचे आपको कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा सर ये आपको पूछ रहा है सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी का कितना प्रतिशत है। चारों दुकान जो चीनी कितनी बेच रहे हैं, तो हमने कहा सर 12.5 प्लस ये कितना हो गया 15.3 प्लस ये कितना हो गया 20 और प्लस कितना हो गया 32.2, और इधर कितना कर दिया हमने 100। यही तो परसेंट निकालना था हमें, तो हमने टोटल सबको काउंट किया। काउंट करने पर देखा तो ये वैल्यू टोटल आपकी कितनी बन रही है, पॉइंट इधर चला गया 20, और ये कितना बन गया 40 20 कितना हो गया 60। नीचे वैल्यू अगर हम काउंट करें तो हमारे पास में कितना बन रहा है, आपने कहा सर ये बन गया आपका 20, और यहां से ये वैल्यू इसको मैं अगर दे दूं सारा सब कुछ मिला के इधर, तो ये बन जाएगा 15 15 15 कितना हो गया 30 30 20 कितना हो गया 50 50 और 30 कितना हो गया 80, और इधर कितना हो गया आपका 100। क्लियर, तो आपने यहां पर देखा ये 3/4 हो गया, तो 75% आंसर आ गया। क्वेश्चन ठीक था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, समझ में आई बात, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो मेरे भाई इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे, तो 45 डिग्री पर कितना आ गया 2 कोसेक स्क्वायर 45। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर 45 का उल्टा होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, +3 इधर भी कितना आ गया 2 आ गया, तो कुल मिला के 10 आ गया, और बात खत्म। ए ऑप्शन
आंसर हो जाएगा। ये कब होगा? जब टेबल याद होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपको क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी है। कह रहा है भी तालिका में कंपनी के 6 कर्मचारियों के वेतन को दिखाया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एल एंड एम टुगेदर टू द सैलरी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर। कह रहा है एल और एम के संयुक्त वेतन यानी 1150 का अनुपात निकालना है। किसके साथ में अनुपात निकालना? पी और क्यू के संयुक्त वेतन यानी इनके साथ में, तो 1050 के साथ। 0 से 0 तो 23:21 और खत्म क्वेश्चन। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बस विद इन सेकंड ये क्वेश्चन होने चाहिए भाई। चलिए अब इस पर आ जाइए। आपसे कह रहा है ऑफ द 5 सब्जेक्ट the average marks of Rakesh is first 3 subject was 75 and the average marks in the last 3 subject was 82. If his marks in the third subject 66, then what was his average marks in all the 5 subject? कह रहा है 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे, अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे? एक्चुअल में बात हो रही है 5 सब्जेक्ट की। मान लेते हैं ए, एक बी, एक सी, डी हो रही है। यहां से हम बात करें तो पहले 3 और उसके बाद में ये। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इनका टोटल सम निकालूं तो निकालूं भी तो कैसे? सी इसमें 2 बार आ रहा है तो इसीलिए इसने सी को बता दिया। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्ट सी पूछ लेता है, तो जितना वैल्यू एक्सीड होती है वो उसका मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा एवरेज कितना है 81, सॉरी कितना आपका 75 और 66, सॉरी 82, 3 विषयों में कितना है 82। तो हमने फर्स्ट यहां पर एवरेज देखा तो एवरेज 75 है और इधर एवरेज कितना है 82 है, और जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका वैल्यू कितनी है 66 है। क्लियर? तो भाई कैसे करें इनको कि ताकि ये मतलब सारा सेट बैठ जाए और हमारे पास में इनका एवरेज आ जाए। तो हमने क्या किया कि भाई सर 3 सब्जेक्ट है, इनका निकाल लो तो 225 आ जाएगा। क्लियर? बात तो सही है। यहां भी इसका निकाल लें तो 624 आ जाएगा। जब हमने इन सबको ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद में ये कितना आ गया 1। ठीक है, और कितना आ गया टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई? ये टोटल कितना बन गया आपका 1, और उसके बाद में टोटल कितना आ गया भाई 6, और ये कितना हो गया 7, तो 471। और आपको टोटल इनका क्या आ गया सम, ये टोटल 6 हो गए, लेकिन अभी 5 का नहीं है। इसमें क्या होगा, सी आया 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो इसमें से हमने क्या कर दिया कि भाई सभी का अगर सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 66 उसको हटाना पड़ेगा, तो 40 कितना आ जाएगा भाई 405 आ जाएगा। आपको एवरेज निकालना है तो आपको 405 में उस 5 से डिवाइड करना है, तो आपने कहा सर 81 हमारा एवरेज आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कई बार ये दिया जाता है और आपको इसकी थर्ड की वैल्यू पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि थर्ड जो रिपीट होता है वही बंदा पूछा जाता है। अगर मान लो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मेरे पास मान लो ए बी सी डी ई एफ और जी है, तो आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पहले 5 और लास्ट के 4 का एवरेज। तो हमेशा ध्यान में रखना, या तो बीच में जो बंदे हैं इनका एवरेज पूछा जाएगा। डायरेक्ट आपसे डी नहीं पूछ सकता क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन हो जाएगा। भाई निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसमें क्या, या तो दोनों के बीच में रिलेशन दिया होगा या फिर इनका एवरेज पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बनते हैं। जब भी एवरेज की बात होती है तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी देखो इसमें आगे आपसे पूछा कि द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 126. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल। एक्चुअल में क्या होता है, संख्या में अगर मान लूं तो ये कितना होगा, x-2 ले लूं, एक x ले लूं, एक x+2 ले लूं। क्यों? क्यों इवन और ओड में हमेशा 2 का गैप होता है ना। मानने को आप x+2 x+4 भी ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी ले सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं है। वैसे भी आपको कौन मना कर सकता है। ठीक है, यहां से देखिए अगर ये सभी को मैं सम करूं तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे,
होने के बाद मेरे पास में 3x की वैल्यू कितनी होगी 126। तो आप यहां से कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 आ गई। इसीलिए जब नंबर दिए गए हो वो भी एक ओड नंबर में दिए गए हो तो डायरेक्ट उन नंबर्स का डिवाइड कर दो, आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। आपने जो ही दिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 42, देन इट विल बी 44 और ये कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा। कह रहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या तो 4 और 2 जिसमें लास्ट में 8 से डिविजिबल है वही आंसर है आपका। ए ऑप्शन आपका आंसर। सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, ये भी फिर हो रहा है ना। चलिए अब यहां से देख लेते हैं, आपके पास में भी किसका प्रोडक्ट करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट लेना है। तो आपने कहा 40 मल्टीप्लाई बाई 44। क्लियर, तो हमने यहां पर देखा कि ये बन जाएगा भाई आपका 0, 16 और 1 कितना हो गया 17, 1760 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये भी तो 8 से डिविजिबल था। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है ये एकदम आसान क्वेश्चन, तो इसमें आपको बोला है, गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक्चुअली में क्या आपको दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। कौन सा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम तो इनके राक्षसों जैसे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास में क्या ए बी और आपके पास में क्या सी। यहां पर मैं ऐसा मान लेता हूं ये 9 है, ये 9 है और ये कितना 12 है। यहां से मैं पेरीमीटर की अगर बात करूं तो ये होता है 18 और ये कितना बन जाएगा। तो मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, क्यों कि जहां पर हमारे पास में जब पार ना पड़े हमसे तो हमें याद करते हैं हीरो को, और हीरो हाजिर हो जाता है। तो हीरो कहता है भाई अर्ध परिमाप लेके आओ, सेमी पेरीमीटर लेके आओ। तो 18 और ये कितना हो गया 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 देन इट विल बी 15 सेंटीमीटर। कितना भाई 15 सेंटीमीटर आ गया। और फिर हमने हीरो को याद किया और हमने क्या किया कि भाई हीरो का फॉर्मूला लगाया जो कि क्या कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जैसे मैं कहूं वैसे आप करते रहो। एरिया आपको दिया है, सॉरी निकालना है। आपको जो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालते हो डायरेक्ट उसको रखो और उसका डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दो। कितना आ गया 6, दूसरे का कितना है 6 यानी 6, इसका कितना आपने कहा सर 3, बस बात खत्म। जो रिपीट हो रहा है उसको बाहर ले आओ। तो आपने कहा सर 3 रिपीट हो रहा है, बाहर ले आए, सॉरी 3 इसके अंदर भी है, रिपीट होगा बाहर ले, 6 रिपीट हो रहा है बाहर ले। कौन रिपीट नहीं हो रहा, 5 अंदर पड़ा रहेगा। तो 18√5 आपका यहां तक आ गया एरिया। अब आपको सर एरिया है, परिवृत्त की त्रिज्या तो नहीं है ना। परिवर्त एक्चुअल में होता कौन है, परिवर्त वो होता है जो इसके सेंटर से इसके एक्चुअल में जो शीर्ष है वर्टेक्स, इससे होकर गुजरने वाले को हम परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, परिवृत्त। यहां से जो ऐसे गुजरता है सर्कल उसको परिवृत्त बोलते हैं, उसकी रेडियस को। ठीक है, समझ जाओगे आप है ना। तो इसकी जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या यहां से। अब एक चीज हमेशा बताना कि हम परित्रिज्या की जब बात करते हैं, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो उसके लिए हमेशा ABC और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू एरिया, इसलिए हमने एरिया निकालना जरूरी समझा। ठीक है, ABC कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 18 और √5। क्लियर, यहां से चलिए इसको सोल्व करते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हटाते हैं। 9 से ये कितना आ गया 2 और ये कितना होगा 4, यानी ऊपर कितना हो गया 3 और कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा, ऊपर कितना आ जाएगा 27, नीचे कितना होगा 2√5। ऐसा कहीं दिखे तो आपका आंसर है। ठीक है, तो भाई ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करना पड़ेगा भाई, ऊपर नीचे इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसको √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 27√5 और नीचे कितना बन जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर। अब तो बता दो, आ रहा होगा बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ध्यान में रखना, अगर आप सर्कम सेंटर की बात करें तो ये होता है, अगर आपको इनर रेडियस की बात करें आर की, तो हमेशा ध्यान में रखना कि भाई टोटल आप स्मॉल आर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर की। ठीक है, जब भी इनर रेडियस की बात करें, अंतःवृत्त की अगर बात करें तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है। और इसका जो रिजल्ट है उसको बढ़िया तरीके से रट लेना। 3 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2। इसको कई बार ऐसे लिखा होता है कि 3 सर्कल एक्सटर्नली
टच करते हैं एक दूसरे को, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय दीज 3 सर्कल। ठीक है, और इस जो 3 सर्कल का जो केस है ना, ये इस केस के इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और रिजल्ट है। ठीक है, तो ज्यादा तो मैं यहां नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी है मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक वृत्त एक अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है, तो इन तीनों वृत्तों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो हम वो वाला केस बना लेते हैं। 3 सर्कल तो बनाए, 3 सर्कल बनाते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सर्कल बनाते हैं, और फिर इन सर्कल को करते हैं टच। ठीक है, देख लेना भाई साइज में बराबर है क्या, एकदम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में लेके आते हैं एक और सर्कल, और इसको भी इसका टच करवाना जरूरी है। तो पहले साइज चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, और फिर इसको यहां पर टच करवा देते हैं। ठीक है, अब 3 सर्कल है वो एक दूसरे को इस प्रकार से टच करते हैं। समझ में आ गई होगी बात अब तो। अब इसमें देखो आपको दिया क्या है, यहां से क्या होगा, इन सेंटर को इनको मिला दो। अब आपको सर कैसे पता चलेगा, अब मैं कह रहा हूं ना कि मिलाना है तो मिलाना है बस, तभी पता चलेगा। और उसके बाद में इसको मान लो कुछ भी बोल दिया। अब कह रहे आपसे बोला क्या है कि 3 सर्कल्स ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, इसका मतलब सभी की जो त्रिज्या है वो समान है। मैं इसकी मान लेता हूं आर, इसकी भी क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। ठीक है, ये टच करते हैं तो सिंपल सी बात, ये आर ये भी आर, ये आर ये भी आर, इसका मतलब ये कौन सा बन गया आपको सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको ये भी पता चल गया कि जो ए है, इसकी जो साइड है ए, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये ए 2r के इक्वल है। किसके आर के इक्वल है, 2r के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज 3 सर्कल, इनके द्वारा ये जो घेरा गया एरिया ना, वो ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनने को तो ये बन सकता है कि इसके अंदर एक छोटा सा एक छुटकू सर्कल बन सकता है, इस सर्कल की भी रेडियस आपसे पूछ सकता है, एक बाहर सर्कल बन सकता है, ऐसे आपसे बना दिया, इसकी रेडियस पूछ सकता है, इसका और इसका रेशियो पूछ सकता है, इनको एक किसी रस्सी से टाइटन एकदम कस दिया जाए तो उस रस्सी की लेंथ पूछी जा सकती है ना। तो ये 3 में 4 में ये बहुत सारे केस बनते हैं, इसके बहुत ज्यादा केस है, तो मेंसुरेशन में है तो वहां पर कंप्लीट करवा भी रखा है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं एक बार, हमें तो सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है। अब आप इतने पर फोकस करो कि ये चीज लाएंगे कहां से। तो आपने कहा सर हम ऐसा करते हैं, हमारे पास में 3 सेक्टर बन जाते हैं यहां पर। ठीक है, 3 सेगमेंट हमारे पास में यहां पर ये बन रहे हैं, तो इन सेक्टर में से मैं क्या कर, जो त्रिज्य खंड बन रहे हैं, ये जो त्रिज्य खंड है सारे क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। चलो अगर नाम भी हो तो अगर तीनों होते तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, इट मीन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता आपका, 180 डिग्री तो होता। ठीक है, तो इस केस में आप ये कहोगे सर पूरा आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, तो इसका एरिया कितना है, √3/4 a स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा इन तीनों त्रिज्य खंडों का, तो 3 × 60, और किसके कंपैरिजन में 360, और इधर कितना हो जाएगा, एरिया की बात हो रही है तो πr² आ जाएगा। क्लियर है? यहां से हम चलते हैं इस साइड में, तो यहां पर कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। अब आप चलिए थोड़ा सा आगे, आपने देखा √3/4, √3/4 a का मतलब क्या है 2r, तो 4r² माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 22/7, और इधर कितना 2, और यहां भी क्या आ गया भाई r² आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, इधर कितना आ गया 11, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आपने कहा सर 4 से 4 गया। अब 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आप यहां पर देखो अगर स्क्वायर करो तो 49√3 माइनस यहां पर कितना आ गया 11, नीचे कितना आ गया 7, और इधर कितना आ गया 7 × 7, 7 से 7 गया, तो मेरे भाई 49√3 और -77 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला क्या गया, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए जैकेट फॉर 9610 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड
by selling the same jacket for 7690, what should be the selling price of the jacket to earn 10% profit? एक जैकेट को 9610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक बात बताओ, आप इधर बेच दो इसको प्रॉफिट में, इधर बेच दो लॉस में, बीच में क्या आ जाएगा? सीपी, बात खत्म। आपने क्या हुआ कि 9610 में बेचा प्रॉफिट, 7690 में बेचा लॉस। इस दौरान जितना आपको लॉस हुआ उतना ही आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्लियर? समझ में आ गई बात? यहां से आपने गैप देखा कितना? 2x का। इधर आपने गैप देखा तो कितना हुआ? आपने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट 7600 ही निकाल देता हूं इसमें से, तो भाई मेरे पास में टोटल अमाउंट कितना आ जाता है? आपने कहा सर 2000 रुपए आ जाता है, 2010 रुपए आ जाता है। फिर मैं कहूं 90 और निकालना पड़ेगा आपको, है ना? तो 2010 में से आप 90 निकालते हो तो इसका मतलब आपके पास में कितना? 1920 रुपए बचेगा। अब 1920 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर ये बन गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हो जाएगा 1920, नीचे कितना आ गया? 2, तो ये भाई बन जाएगा 960 या 960 रुपए। ठीक है, अब 960 रुपए मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, 960 मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड, ताकि मैं इस तक पहुंच जाऊं। जब मैं ऐड करूंगा तो एक बात बताओ कि जब मैं इसमें 900 अगर ऐड कर दूं तो ये कितना बन गया? आपने कहा सर 8500, और उसके अंदर ये और ऐड कर दूं तो 8650, 8650। चेक कर लेना भाई यही बन रहा है क्या? ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसको किस मतलब जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसको बेचना है तो सोचो, जब एसपी निकालना है और वो भी डिजायर्ड एसपी कितना है आपको? 10% का प्रॉफिट, 11/10, तो आपका वही आंसर है जो 11 का मल्टीपल है। आपने देखा यहां पर कितना है भाई? 16, तो ये तो होगा ही नहीं, खत्म खेल इसका। ये कितना? 16 और 7 गया तो ये भी नहीं होगा। ये कितना? 10, ये भी 10, तो ये हो सकता है। ये भी 10, ये भी 10, तो ये भी हो सकता है। अब दो कैसे हो सकते हैं? चलो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 5 6 5 कितना हो गया? 11, यानी 11 यानी 1 आ जाएगा। उसके बाद में कितना हो गया? ये हो गया 14 और 1 कितना हो गया? 15, यानी हमारे पास में फिर कितना आ गया? 1 आ गया, और 1 और 8 कितना हो गया? 9। तो भाई आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 8:5। अभिषेक वेट्स इंक्रीजेस बाय 40% एंड द टोटल वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक बोथ इंक्रीजेस बाय 60%। इफ द टोटल वेट बिकम्स 104 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ आयुष आफ्टर द इंक्रीमेंट? आयुष और अभिषेक का वजन कितना? 8 और 5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष का, अभिषेक दोनों का वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 kg है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है? ठीक है, देखो यह है आयुष और यह है अभिषेक। क्लियर? और इनका वजन कितना है? 8 और 5, तो ये 40-60 की बात कर रहा है ना। तो इस केस में आप ऐसा मान के चलो कि मैं इनको 80 और 50 मान लेता हूं। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अभिषेक का वजन कितना बढ़ जाता है? 40। 40 का मतलब होता है 2/5 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 40% बढ़ जाता है। इसका मतलब कितना है कि भाई ये 20 इसमें से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 70। आगे क्या कह रहा है कि दोनों का कुल वजन है वो 60% बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ जाता है मेरे भाई? 60%। 60% का मतलब है 1% 13 होता है इसका। ठीक है, तो 78 kg ये बढ़ जाएगा। कितना? 78 बढ़ जाएगा। 78 का मतलब बढ़कर कितने हो गए? 208 के हो गए। यदि कुल वजन कह रहा है 108 है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है? ठीक है, अब इनका कुल वजन कितना भी? 108 है। ऊपर देख लेते हैं, आपसे बोल रहा है इफ द टोटल वेट बिकम्स 107। अच्छा 108 हो जाता है, 104 हो जाता है, सॉरी 108 नहीं। तो इसका मतलब जब 208 की वैल्यू 104 kg है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भी? हाफ kg हो जाएगी। जो हमने मान रखा है वो तो एक्चुअल में कितना है? हाफ ही तो है। इसका मतलब आपसे पूछा आयुष का वजन कितना है, तो आयुष तो अब यहां पर देखते हैं, जब दोनों 208 के हैं तो आयुष यहां पर 70 जब इसमें से चला जाएगा तो 138 रहेगा, है ना। इसका मतलब आयुष भी क्या हो जाएगा? इसका हाफ करना पड़ेगा आयुष को।
तो आयुष को इसका हाफ करेंगे तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 65 4 यानी 69 केजी का हो जाएगा। कितने का भाई, 69 केजी, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देखो और डायरेक्ट आगे बढ़ो। कैसे? इस क्वेश्चन को जो ही मैंने देखा और देखते ही मैंने सीधा टिक किया और बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या है, ए क्यूब, और प्लस क्या है, बी क्यूब, और नीचे आपको कितना लग रहा है, ए स्क्वायर, प्लस का क्या लग रहा है, बी स्क्वायर। अब आपको कि सर यहां क्या आएगा, अभी बताता हूं। 19 है, इसका मतलब 15 प्लस क्या है, 4 है, इसका मतलब ए प्लस बी आ रहा है। तो मेरे भाई ऊपर ए प्लस बी, भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ही तो है, तो इसके अंदर माइनस का ए बी आएगा। इसका मतलब जब इसकी जगह इसने के लिख रखा है, माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो यार। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अमंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा। चलिए सबसे छोटे की बात करते हैं। चार ही तो है, चारों को यही लिख रखा है, इसी में बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी पावर को चेक कर लेते हैं, पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो भाई 14 की पावर 4 कर दूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहां पर 1/12, तो यहां 25 की पावर 1/12, यहां पर 16 की पावर यानी 256 कर दूं, 2 कर दूं तो 1/12, यहां पर करूं तो 12 की पावर 6 कर दूं तो 1 कितना हो गया, 12, ये आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबकी पावर सेम है, तो जो सबसे छोटा है अंदर वो सबसे छोटा होगा, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पावर को क्या कर लिया, बराबर कर दिया। ठीक है, कैसे बराबर किया आपको पता ही होगा। 1/3 है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उस ऊपर वाले 4 को अंदर ले गया। ठीक है, जो बाहर काम का नहीं था, सेम इस सभी में ऐसा ही किया है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोला है, इन ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 1:4, सम मिल्क इज एडेड टू मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज ए परसेंटेज ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है, तो मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाए जिसे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, तो प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए जरा, क्वेश्चन सिंपल है। आपसे क्या बोला गया कि भाई मिला क्या रहे हो, थोड़ा दूध मिलाया। आपको जो नहीं मिलाया कांस्टेंट पकड़ना है। कांस्टेंट क्या है, आपने कहा सर वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर कितना है, आपने कहा सर वाटर है 4, कितने का, ये पहला जो मिक्सर है उसका 4/5 पार्ट है, वो दूसरे मिक्सर का मिलाने के बाद में 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड की जब मैं बात करूं तो भाई यहां पर कितना बन जाएगा, आपने कहा 5 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, कितना हो गया 12। तो आप सोचो मिलाया कितना है, आपने कहा सर हमने तो 7 मिला दिया। कितना मिला दिया, 7। अरे मिलाया 7 है और था कितना, 5। तो परसेंटेज वोटर अब कितना है, आपने कहा सर 7, पहले वाला 5 है, इंटू कर दिया हमने 100, तो भाई 140% कर दिया यार आपने। तो है क्या ऐसा, ए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी और गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए आपसे कह रहे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल सो दैट देयर इज नो लॉस। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ये सीपी है, ये एमपी है। अब जो वस्तु का जो अंकित 20% अधिक है, इसका मतलब ये 100 से कितना है, 120 है। अब एक चीज बताओ, आपसे कह रहा है कि बताओ दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने का अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि जिससे उसे कोई हानि नहीं हो। अब 120 रुपए, अब छूट देगा तो किस पर देगा, 120 पर। कितनी दे सकता है, 100 की तो उसके घर पे खुद आई हुई है, वो खुद कह रहा है चीख चीख के भाई 100 रुपए में हमारे घर आई है। इसका मतलब यह है कि वो हाईएस्ट 100 तक ही ला सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। इसका मतलब हम 20 रुपए करने की छूट देते हैं, 20 रुपए तक तुम छूट दो यार। तो उसने कहा भाई परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया, 20, कितने पर, 120, और इधर कितना हो गया आपका 100, तो 1/, कितना हो गया 6, तो 16 एंड 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, चलिए
इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इसमें आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 38, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इससे जब हम माइनस वाले में आते हैं तो ध्यान में रखना रूट 38 -2 करते हैं क्योंकि इससे माइनस से प्लस में जाते हैं तो +2 करते हैं, तो रूट 36 वैल्यू देखिए कितनी है 6, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस इज 66 डिग्री। कह रहा है किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, उस कोण का मान क्या होगा। कह रहा है जीवा के द्वारा केंद्र पर, यह जीवा है ए बी, उसके द्वारा केंद्र पर जो एंगल बना है वो कितना है। यदि उसके द्वारा सेंटर पर जो बना कोण है वो 66 डिग्री है, तो एक चीज ध्यान में रखना, ये कितना होगा 66 मल्टीप्लाई बाय 2, 132 डिग्री। कितना होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं यहां पर, आपसे पूछा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सबको पता है 3 होता है, एकदम इजी। ठीक है, चलिए कंडीशनल आइडेंटिटी थी, इसमें तो कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल। कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू √3 कोस थीटा, तो भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दो, कितना आ गया √3। तो भाई टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है √3। अब √3 कब होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 60 डिग्री, सब में 60 डिग्री पुट कर दो। आपने यहां पर देखा जब मैंने पुट किया तो 3 साइन स्क्वायर थीटा तो 3/4 आ जाएगा, प्लस कोस थीटा 60 तो 1/2 आ जाएगा, नीचे 2 कोस थीटा तो 2 एंड 1/2 प्लस कितना है 5, ऊपर कितना हो गया आपने कहा सर 9/4 प्लस 1/2 और नीचे कितना है आपका 6 आ जाएगा। ऊपर कितना हो गया आपने कहा सर 11/4, नीचे कितना है आपका 6 है, तो 11/24 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री से एकदम आसान क्वेश्चन। कह रहा है साइन सी प्लस डी इक्वल्स टू दिस एंड साइन सी माइनस डी इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। कह रहा है कि साइन सी प्लस डी इक्वल्स टू √3/2, इसका मतलब क्या है, साइन सी प्लस डी √3/2 कब होता है, तो आपने कहा सर साइन 60, कोई दिक्कत नहीं, तो सी प्लस डी इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री। क्लियर, आगे चलिए। आपसे बोला सेक सी माइनस डी इक्वल्स टू कितना 2/√3। अब बताइए सेक सी माइनस डी कब होता है, तो आपने कहा सर सेक 30, यही तो होता है क्योंकि कोस 30 कोस 36 साइन 60, तो यहां से सी माइनस डी कितना आ गया आपने कहा सर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में इनको बिठाया दोनों को, और बिठा के दोनों को समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, है ना, चुपचाप अपने मान बता दो कितना कितना आ रहे हो। तब इन्होंने कहा देखो भैया बात ऐसी है, हम देखो 2c है और इधर कितना है 90, तो सी ने कहा देखो मेरा मान है ना 45 डिग्री है, तो डी ने कहा भी मेरा मान तो देखो अब कितना हो गया 15 डिग्री अपने आप ही हो गया, तो 45 और 15 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, द लाइन ऑफ चार्ट गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज CDEFG। 5 कंपनी हमारे पास CDEFG, और उसमें सब कुछ खर्चा और बचत दी है। इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, वेल नोन है, सबको बताए। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम ऑफ द ऑल द कंपनीज। देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो पूछ रहा है। आपको पता है कि डार्क वाली जो ब्लैक लाइन है वो सेविंग की है, जो कि काफी मुश्किल होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया एक्सपेंडिचर, यानी जो ग्रे कलर की जो लाइन है वो आपको दी हुई है, तो ग्रे वाली आप देख लीजिए नीचे नीचे जा रही है। अब आपने क्या किया, टोटल इनकम यहां पर कितनी है 1000, टोटल ऐड कर दो, ये कितना हो गया भाई 1800, ये कितना हो गया भाई 1500, ये कितना हो गया भाई 1100, ये कितना भाई 2000। तो टोटल पहले तो इनकम देखो कितनी है 2000, 3 4 5 6, और ये हो गया 6 6, और ये टोटल आपका कितना हो गया भाई 14, है ना, 7400। तो इसका कोई मल्टीपल है वो आपका आंसर है 74 का, ये है डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी इनकम देख सकते हो कितनी होगी, टोटल आपकी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया टोटल 1700, 5 2200, और ये कितना हो गया आपका 3500। यहां से कैंसिल आउट कर दो भाई,
35:74। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कह रहा है नूतन गेट्स टू ऑफर ऑफ लोन फ्रॉम ए बैंक एंड एन एफ। The F offered 10,000 at 15% per annum compounded annually for 2 years, and the bank offered the same amount at the same rate and for the same time, but on simple interest. Find the difference between the interest. नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के दो प्रस्ताव मिलते हैं और ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि का प्रस्ताव। तो बीच का अंतर देखना है। तो देखिए 10,000 रुपीज है, उनका एक एसआई और एक सीआई की बात हो रही है, दोनों बात 2 साल के लिए हो रही है, अच्छी बात है, हो रही है। टोटल रेट कितनी है 20%, और यहां रेट कितनी होगी, सॉरी टोटल रेट कितनी है 30%। इससे तो एसआई जो बनेगा वो टोटल 2 साल का, ठीक है। यहां बात करते हैं तो वो कितना बनेगा 32.25% बनेगा। क्लियर। तो यहां से हमने देखा डिफरेंस कितना 2.25% का है, जो कि किसका होगा 10,000 का। तो निकाल दो डिफरेंस। तो आपने कहा सर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.25, नीचे कितना आपका 100, इससे कैंसिल आउट करो तो 225 आपका आंसर है। बस खत्म बात, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। मेल और फीमेल टीचर है इन स्कूल्स में। आपसे पूछा कि भाई K1 एंड K2। K1 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल K1, और माइनस का K2 नंबर ऑफ ऑल मेल टीचर। तो मेल तो व्हाइट वाले हैं, तो ये हो गया 280 और ये कितना बन गया भाई 420, 520, 580। तो भाई 580 आ गए, माइनस कह रहा टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल K2, ये कितना हो गया 300, 340, 360 और 60, 420 हो जाएगा। कितना आ गया भाई 160 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेट करना, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, बच्चे ही तो हो आप लोग, है ना। चलिए कितने के तो बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया आपको। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन या डीसीटी टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर फॉर 2 सर्कल हुज रेडी आर 16 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दो वृत्तों के लिए जिनकी 24 सेंटीमीटर है और जिनकी त्रिज्याएं 16 और 6 सेंटीमीटर, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब भी डीसीटी निकालते हैं हम क्या करते हैं, रूट डी यानी सेंटरों के बीच की डिस्टेंस माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करते हैं। डीसीटी हमारे पास में 24 है और इधर ये डी स्क्वायर है, माइनस दोनों के बीच में गैप कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर कर दो तो 576 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस कितना आ गया भाई 100, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 676, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल ट्रिपलेट बन रहा है और इजीली ये हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। द एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड। एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और जीवा ए बी द्वारा वृत्त के इस केंद्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री है। वृत्त के केंद्र में, जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री। तो कह रहा है इस जीवा की लंबाई बताई, तो ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल 60-60 हो जाएंगे, बचा 120, तो ये भी 60-60। तो इसका मतलब जो रेडियस है वही यहां पर लेंथ होगी। इसका मतलब रेडियस कितने 18, तो इसकी भी कितने 18 सेंटीमीटर। खत्म बात, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है यार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजब का क्वेश्चन है। मैं कह रहा था ना यार ऐसे क्वेश्चन आपके आजकल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं
और आजकल के जो एग्जाम लेटेस्ट पैटर्न पे हो रहे हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम करवा रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी हो, आजकल इन्होंने स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए। आपके डीआई में क्वेश्चन इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन, हालांकि इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवेक स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 70 kph एट 8 AM एंड नीरज स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 hour ऑफ विवेक एट द स्पीड ऑफ 120 kph। Which of the following statement is or correct? Neeraj or Vivek meet each other at 5:36 p.m. Total distance covered by both Neeraj and Vivek till 4 p.m. is 1080 किलोमीटर। विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर की चाल से गति करना स्टार्ट करता है और उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि ये है विवेक और जो कि सुबह चल चुका। यहां पर बात करते हैं, सुबह की बात थी, अब नीरज चल रहा है। यहां से पहले विवेक चला, अब नीरज चला। विवेक चला सुबह 8 बजे और यहां से अब नीरज चलेगा। नीरज कितने बजे? 4 बजे बाद, तो ये चलेगा 12 बजे। क्लियर? तो विवेक 4, अब आगे विवेक यहां पर इस पोजीशन में विवेक है। विवेक अब है 12 बजे यहां। विवेक 4 घंटे चल चुका। विवेक की स्पीड है वो 70 kph है और अब नीरज जो चल रहा है उसकी 120 kph है। तो यहां पर आप देखो 4 घंटे में चला तो 70 के हिसाब से 280 किलोमीटर का इनके बीच में गैप आ गया। आपने कहा सर सही है। अब एक बात बताओ कि ये इसको पकड़ने के लिए या इसके पीछे चल रहा है ना? आपसे कह रहा है स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो हमेशा रिलेटिव स्पीड इनका हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो आपने देखा जब ये इसके पीछे जा रहा है तो इनकी इस केस में रिलेटिव स्पीड यानी इसको कैच करने में जो टाइम होगा वो कितना लगेगा? आपने कहा सर 280 और दोनों के बीच में 120 माइनस कितना आ गया? 70। ठीक है, देख लो 280 और नीचे कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया 5 घंटे और 3/5 तो 36 मिनट। तो कह रहा है कि नीरज विवेक से शाम 5 बजकर इतने एक दूसरे से मिलते हैं। बात तो सही लग रही है। कह रहे हैं शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी इतनी है, शाम को 4 बजे तक। तो शाम को 4 बजे तक की बात है, तो 4 बजे तक तो ये कितना चलेगा? तो नीरज 4 बजे तक कितना चलेगा भाई? इसकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें और इधर क्या कौन है? विवेक। तो नीरज चलेगा शाम को 4 बजे तक 4 घंटे। 120 के हिसाब से कितना चला? आपने कहा सर 480। विवेक कितना चला भाई? तो विवेक का आप कहोगे सर विवेक चला है शाम को 4 बजे तक, तो विवेक तो खूब चला होगा। विवेक तो चला 8 घंटे, है ना? कितना चला भाई? 8 घंटे। 4 और 4 8 घंटे, और 8 घंटे चला किस हिसाब से? 70। ये हो गया 560। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया? 140। तो 1040 किलोमीटर। टोटल कितना है? 1040। और यहां पर कितना? 480। तो भाई इतना मुझे तो ये सेकंड वाला ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो सही कौन सा लग रहा है? कौन सा पूछा आपसे? आपसे कहा कौन से कथन सही है? तो मुझे पहला सही लग रहा है भाई, ओनली डी वाला। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो मेरे भाई हमारे इस सेट के टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बड़े ही शानदार और गजब के क्वेश्चन है। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।